गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है और यह किससे संबंधित है। यह देखने में तो पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन पर्यावरण ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो यह ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन आजकल खूब पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। गैर पारंपरिक अथवा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। मतलब गैर पारंपरिक अथवा जो नवीकरणीय स्रोत है उसके बारे में बताना है, और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की जो वर्तमान स्थिति है वो भी बताना है, और भविष्य में इसकी क्या संभावना है। इसकी संभावनाएं तो ढेर सारे हैं। क्योंकि भारत में जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है जैसे कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थ तथा कार्बनिक यानी कि कोयला और यूरेनियम, ये सब कम मात्रा में है। अतः भारत को किस पर आश्रित है, तो भारत को जो आशा है वह गैर पारंपरिक यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पर ही भारत की निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि भारत सनशाइन कंट्री है, भारत में सूरज की स्थिति, खूब खिलाती धूप और समुद्र तट बहुत बड़ी है। अतः भारत में सौर पवन ऊर्जा इन सब की अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। और साथ ही में ही भारत में नदियों का विशाल क्षेत्र है, अतः जल से भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो देखते हैं। वर्तमान में भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने 1973 से ही नए तथा पुनरुपयोगी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य आरंभ कर दिए थे। कौन? भारत की बात हो रही है। भारत कब से? तो 1973 से ही। परंतु एक अस्थायी ऊर्जा संकट के निर्माण में पुनरुपयोगी ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के उत्तरोत्तर बढ़ते महत्व को तेल संकट के तत्काल बाद यानी 1970 के दशक के आरंभ में पहचाना जा सका था। क्यों? क्योंकि तेल कहाँ से आता है? तो सबके सब गल्फ कंट्री में। और जब गल्फ कंट्री में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो भारत जैसे देश जो तेल पर पूर्णतः आयात पर निर्भर है, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि भाई कब तक तेल खरीदते रहोगे, कुछ विकल्प ढूंढो। आज पुनरुपयोगी और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दायरे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाएं, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि जैसी नवीन प्रौद्योगिकियां आती हैं। और इन सब पर बहुत जोर शोर से सरकारें ध्यान दे रही हैं और विकास से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा का जितना बहुत तेज़ी से विकास हुआ है औरों की अपेक्षा, यह बहुत ही यह कहा जाए कि एक पैमाना फिक्स कर दिया गया है कि आज सौर ऊर्जा के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसी मद्देनजर क्या हुआ, ISA इंटरनेशनल सौर अलायंस का गठन किया गया भारत और फ्रांस के सहयोग से। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम यानी कि भारत के दिल्ली के आसपास है। सौर ऊर्जा सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है जो वातावरण में फोटोन यानी छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण के ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश को हरे पौधों के साथ होती है प्रकाश की हरे पौधे के साथ होती है यानी फोटोसिंथेसिस। जितने भी हरे पौधे हैं सबके विकास का स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश ही है। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। अनुमानतः सूर्य की कुल ऊर्जा क्षमता कितनी है? 75,000 गुना 218 किलोवाट का मात्र 1% ही पृथ्वी की समस्त ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। क्लियर है? भारत में प्रतिवर्ष 5,000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा के बराबर ऊर्जा मिलती है। प्रतिदिन का औसतन भौगोलिक स्थिति के अनुसार लगभग 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर है। और वैश्विक सौर रेडिएशन का वार्षिक प्रतिशत भारत में प्रतिदिन 5.5 किलोवाट प्रति घंटा प्रति वर्ग मीटर है, जो कि बहुत उच्च है। गौरतलब है कि उच्च वार्षिक रेडिएशन कहाँ? लद्दाख में, पश्चिमी राजस्थान एवं गुजरात में वैसे जगह पर मिलेगा जहाँ पर बादल आकाश में कम हो यानी कि वर्षा कम हो, तो वहाँ पर सूर्य अधिक खिलाएगा।
एवं न्यूनतम रेडिएशन कहाँ मिलेगा? जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगा तो अत्यधिक वर्षा कहाँ हो? जहाँ पर अत्यधिक बादल होंगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्राप्त होता है। हम इसका प्रयोग दो रूप में कर सकते हैं। पहला, सौर फोटो वोल्टाइक और सौर तापीय। सौर फोटो वोल्टाइक मतलब क्या? ये बहुत बड़ा खेत है, इलाका है, इसमें इसी तरह से सोलर प्लेट लगा देंगे और जब सूर्य की किरणें यहाँ से पड़ेंगी तो क्या होगा? सिंपल है, जो सिलिकॉन की ये प्लेटें रहेंगी ये बिजली को ऑब्जर्व करेंगी और रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा बिजली का उत्पादन हो जाता है। लेकिन दूसरा क्या होता है? दूसरा है सौर तापीय। इसमें क्या होगा? बीच में एक इस तरह का मीनार बनेगा जिस पर एक बहुत इस तरह के गोला एक चेम्बर होगा, जो यह मीटर रहेगा। इसके चारों तरफ हम इस तरह की प्लेटें लगा दी जाएंगी, जो स्टील की हो सकती है या शीशा की भी हो सकते हैं। बहुत तरह की प्लेटें हो सकती है जो चमकदार हो। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी पड़ेगी यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा, यानी परावर्तन होगा और सब के सब कहाँ जाएगी? तो सब के सब किरणें एक जगह एक केंद्र बिंदु पर जाकर इकट्ठा होगी और जिससे क्या होगा? यह जो चेम्बर है यह गर्म हो जाएगा और जब गर्म होगा तो यह ऊर्जा का उत्पादन करेगा। आगे देखिए, भारत सन 1962 में विश्व का पहला देश बन गया था, भारत की बात हो रही है, जहां सौर कुकरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया गया। ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्तियां सौर सेल कहलाती हैं। सितंबर 2016 में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के कामुती नामक स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया गया था। कब बात है? 2016 में। कहाँ? तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में। क्लियर है? इस सौर ऊर्जा संयंत्र की उत्पादन क्षमता 648 मेगावाट है। भारत सरकार 2020 तक 60 लाख घरों में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था पहले, अब इसको तो और विस्तार किया गया है। वास्तव में यह सरकार द्वारा वह 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों के माध्यम से अपनी 40% बिजली उत्पादन व उसके लिए निर्धारित लक्ष्य का एक हिस्सा है। क्लियर? इस परियोजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का मूल उद्देश्य कि देश में वायु प्रदूषण को कम करने के साथ साथ लाखों घरों के लोगों में बिजली उपलब्ध कराना है। कर्नाटक के तुमकुर, याद कीजिए कर्नाटक का क्या नाम है? तो तुमकुर जिले के पावागढ़ में 16,500 करोड़ रुपए के निवेश पर स्थापित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क लॉन्च किया गया है। कहाँ? तो कर्नाटक के तुमकुर जिले में। अधिकारियों के मुताबिक 2000 मेगावाट का प्लांट, जिसका नाम है शक्ति स्थल है, यह 5 गांवों के बराबर के क्षेत्र में 13,000 एकड़ में फैला हुआ है। यह कहाँ है? तो शक्ति स्थल कर्नाटक में है। 12 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस 100 मेगावाट संयंत्र से फिलहाल 75 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ऊर्जा संयंत्र से प्रतिदिन 1.5 लाख घरों में बिजली की आपूर्ति हो सकती है। राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य था कि साल 2022 तक भारत के 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। कितना? तो 20 गीगावाट पहले लक्ष्य था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया? बढ़ाकर इसको अब 100 गीगावाट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यह लक्ष्य आज से 4 साल पहले ही प्राप्त कर लिया गया था, जिसे सरकार ने उत्साहित होकर ऐसा काम किया। दूसरा देखते हैं अब हम लोग पवन ऊर्जा। वायु की गति के कारण अर्जित गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी कहलाती है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कई शताब्दियों से पवन का ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग होता रहा है, जैसे अनाज फटकने में, पवन चालित नौकाओं आदि पाल वाली नौकाओं को चलाने में। आधुनिक पवन चक्कियों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वे पवन ऊर्जा को यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकें। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने के अतिरिक्त सिंचाई के जल की पंपिंग में भी किया जा सकता है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे तटीय राज्यों का पवन ऊर्जा के संदर्भ में बेहतर स्थान है, क्योंकि इन राज्यों के तटीय क्षेत्रों में पवन की गति निरंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक रहती है। घरेलू तथा साथ ही निर्यात बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विंड टर्बाइन्स और इसके साधक के निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जाती है।
पवन ऊर्जा की क्षमता के मामले में गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र अग्रणी राज्य हैं। देश में तमिलनाडु ने कन्याकुमारी के पास मुपंडल, याद कीजिए मुपंडल और नाम कहाँ गया, मुपंडल पेरुगुंडी, क्या नाम है इसका पूरा, मुपंडल पेरुगुंडी में सर्वाधिक विंड टर्बाइन स्थापित किए हैं। कहाँ, तो तमिलनाडु में है मुपंडल पेरुगुंडी। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया। कहाँ, चेन्नई यानी मद्रास की बात हो रही है। नानीबेर गुजरात के कच्छ में विश्व की सबसे ऊंची यानी 120 मीटर ऊंची पवन ऊर्जा चक्की ने काम करना शुरू कर दिया है। कितना ऊंचाई है, 120 मीटर। आप समझिए, जो कुतुब मीनार है वह 75 मीटर है, ये 120 मीटर है। 2.1 मेगावाट की पवन ऊर्जा चक्की की शुरुआत के साथ ही गुजरात देश में सबसे अधिक 1100 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। कौन, तो गुजरात। भारत में 1 लाख मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। फिलहाल गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में पवन ऊर्जा का उत्पादन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में सौर और पवन ऊर्जा समेत अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से बिजली उत्पादन की कुल क्षमता में रिकॉर्ड 11,788 मेगावाट की वृद्धि हुई है। यह अब तक की एक वर्ष में जोड़ी गई सर्वाधिक क्षमता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बयान के अनुसार इस क्षमता वृद्धि के साथ अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 70,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता बढ़कर कितना हो गया, तो 70,000 मेगावाट हो गया। कौन, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बयान के अनुसार। यानी भारत में अभी सबसे अधिक किसका, तो लगभग 66% तापीय विद्युत जो कोयला पर आधारित है, और दूसरे नंबर पर अब नवीन एवं नवीकरणीय स्रोत से जो उत्पादन होने वाले बिजली हैं यह लगभग 14% हो गया, और तीसरे नंबर पर हाइड्रल का स्थान आता है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में पवन ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है और सोलर एनर्जी में 5वां स्थान है। इस दिशा में पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर जर्मनी का स्थान आता है। महासागरीय ऊर्जा, यह भी महत्वपूर्ण ऊर्जा है, क्योंकि पूरी दुनिया में 2/3 क्षेत्र पर तो समुद्र ही फैले हुए हैं। तो समुद्र से अगर कोई ऊर्जा प्राप्त करना चाहे तो समझ सकते हैं कि कितना अथाह ऊर्जा मिलेगा। महासागर तापांतर यानी ताप डिफरेंस, यानी कि ऊपर का तापमान कम अधिक है, नीचे का तापमान कम है। तरंग, इस तरह से तरंगे उठती है। ज्वार भाटा, ज्वार मतलब क्या है, हाई टाइड, और भाटा मतलब लो टाइड। और महासागरीय धाराओं के रूप में, महासागरीय धारा मतलब क्या है, जिस तरह से स्थल पर नदी चलती है इसकी एक धारा होती है जिस दिशा में बहती, उसी तरह समुद्र का जो पूरा पानी है इसमें भी एक खास पैटर्न का पालन करती है, जिसको क्या कहा गया है, वो समुद्री धारा है के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जिससे पर्यावरण अनुकूल तरीके से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी, तरंग ऊर्जा और तथा समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण 3 बेहद उन्नत प्रविधियां हैं। वर्तमान में व्यापक प्रौद्योगिकी अंतराल और सीमित संसाधनों के कारण समुद्र में ऊर्जा प्राप्त करने की सीमित मात्रा है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का उतना विकास न हो पाया है। समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण तकनीक, क्या नाम है इसका, ओटेक, ओशियनोलॉजी या ओशियन टेक्नोलॉजी, ओटेक ने समुद्र की ऊपरी सतह के तापमान और 1000 मीटर या अधिक की गहराई के तापमान के बीच तापांतर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बेहतर काम किया है। बिजली कैसे उत्पन्न होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, प्रवाह होता है एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ। तो यह जब तापमान में अंतर होता है क्या होगा, क्यों तापमान में अधिक तापमान वाले से कम तापमान की तरफ क्या जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों के रूप में प्रवाह शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, तो बिजली का उत्पादन होगा। यह सामान्य थ्योरी है। आगे देखिए, भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में यह रणनीति बेहतर तरीके से काम करती है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री तापांतर कितना है, तो 25 डिग्री होता है। तापांतर मतलब क्या, अधिकतम और मिनिमम का बीच का डिफरेंस। भारत में 6000 किलोमीटर लंबे तट क्षेत्र, यह कौन है, तो मुख्य भूमि की तटरेखा है लगभग 6000, और द्वीप है तो उस पर लगभग 1500 किलोमीटर। तरंग ऊर्जा क्षमता लगभग 40,000 मेगावाट अनुमानित की गई है।
तरंग ऊर्जा के लिए आदर्श अवस्थितियां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में व्यापारिक पवनों की पेटियों में चिन्हित किए गए हैं। चेन्नई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के महासागर अभियांत्रिकी केंद्र के वैज्ञानिकों ने केरल में तिरुवनंतपुरम के नजदीक विंझिम फिशिंग हार्बर में एक बड़ा संयंत्र लगाने में सफलता प्राप्त की है। आगे देखिए, जहां ज्वार तरंगों की ऊंचाई अधिक होती है वहां महासागर के ज्वारों द्वारा विद्युत उत्पादित की जा सकती है। महासागर ऊर्जा के सभी रूपों में ज्वारीय ऊर्जा से सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के क्षमतावान क्षेत्रों के रूप में पश्चिमी तट पर गुजरात में कच्छ एवं खंबात की खाड़ी तथा पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन की पहचान की गई है। सुंदरवन क्षेत्र के दुर्गा दुआनी क्रिक, याद कीजिए सुंदरवन क्षेत्र के कहाँ, दुर्गा दुआनी क्रिक में 3.75 मेगावाट क्षमता का ज्वारीय शक्ति प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल के दक्षिण में 24 परगना जिले में स्थित गोसाबा, याद कीजिए क्या नाम है, गोसाबा और बाली विजयनगर द्वीपों के 11 गांवों में विद्युत आपूर्ति करना है। अब भूतापीय ऊर्जा, यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भीय ताप एवं जल की अभिक्रिया से गर्म वाष्प उत्पन्न कर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए अनेक प्रविधियां अपनाई जाती हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के उपयोग के लिए सीमित कार्य क्षेत्र हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में एक पायलट पावर परियोजना और लद्दाख की पूगा घाटी अब जम्मू कश्मीर में नहीं, आज़ाद है, में अन्वेषणात्मक अध्ययन किए जा रहे हैं, यानी कि अभी यह प्रयोग किया जा रहा है। झारखंड के सूरजकुंड और उत्तराखंड में तपोवन में शक्तिशाली भूतापीय स्थलों की पहचान की गई है। अब यह भूतापीय ऊर्जा के केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत से ऐसे भारत में केंद्र हैं, 6 जगह है जहाँ पर क्या होता है, गर्म जल की कुंड है, यानी जो जमीन है इसके नीचे से गर्म पानी निकल रहे हैं। कहीं ये अधिक गर्म है, कहीं वाष्प के रूप में, यानी इसका मतलब क्या है, उसके नीचे या तो कोई ज्वालामुखी क्रिया हुआ था जिसके कारण नीचे मैग्मा आकर वो गर्म भी है, या नीचे कोई ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं या कोई ऐसा है जो जल से भी क्रिया करके उसको गर्म कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये भाप बाहर आ रहा है इसी को यहाँ पर रोक दिया जाएगा और इसमें ड्रिलिंग कर दिया जाएगा ताकि जो ये गर्म पानी है या गर्म वाष्प इस तरह से अंदर जाए, बाहर निकल जाए और इसे टरबाइन को मूव किया जाएगा और फिर जो ठंडा पानी है उसको फिर इस चेम्बर में यहाँ पर डाल दिया जाएगा। बायोमास ऊर्जा, आजकल इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। बायोमास या जैव ऊर्जा मुख्यतः पौधों और कूड़ा कचरों से प्राप्त की जाती है। पौधों से बायोमास प्राप्त करने के लिए तीव्र विकास वाले पौधों को बेकार पड़ी जमीन पर उत्पादित किया जा सकता है। इनसे प्राप्त लकड़ियों के गैसीकरण से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की प्राथमिक ऊर्जा उपयोग का 15 से 50% बायोमास से प्राप्त हो सकता है। गौरतलब है कि इस समय विश्व की प्राथमिक ऊर्जा का लगभग 11% बायोमास द्वारा ही पूरा होता है, परंतु यह ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते और इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है, यानी लकड़ी जलाने की बात हो रही है सिंपल। इसलिए इन्हें प्रोन्नत करने हेतु प्रौद्योगिकी की जरूरत है। भारत में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बायोमास के उत्पादनकारी उपयोग के लिए 3 मुख्य प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वे है, देखिए, चीनी मिलों में जो उसका अपशिष्ट बचता है, क्या नाम है उसका, खोई आधारित स्व उत्पादन, क्योंकि उससे बिजली का उत्पादन किया जाए। बायोमास विद्युत उत्पादन तथा तापीय एवं विद्युतीय अनुप्रयोग के लिए बायोमास गैसीकरण। पूरे विश्व में चीनी उद्योग में पारंपरिक रूप से खोई आधारित स्व उत्पादन का उपयोग बिजली के उत्पादन एवं परिचालन की किफायती बनाने के लिए किया जाता है। भारत आज विश्व में चीनी मिलों में आधुनिक सह उत्पादन परियोजना को लागू करने वाला सबसे अग्रणी देश है। भारत अपने कृषि आधारित उद्योग एवं वानिकी प्रचलन के द्वारा प्रचुर मात्रा में बायोमास सामग्री का उत्पादन करता है। अब जैव ईंधन, यह बहुत ही हॉट टॉपिक है। ये बायोफ्यूल की बात हो रही है। इसमें भी 3 तरह का होता है। एक होता है 1G, 2G, 3G। 1G मतलब क्या, जो हम लोग अनाज खाते हैं सीधे उसी को किण्वन कर दिया जाए और उससे जो गैस उत्पन्न होगा वह बायो ईंधन है। दूसरा जो
टूटे फूटे अनाज है जो मानव नहीं खा सकता है, जो वेस्ट है, अपशिष्ट है, उनसे जब फ्यूल का उत्पादन हो, ईंधन का उत्पादन हो, तो वह दूसरे का 2G ईंधन होता है। और तीसरा होता है वह बहुत महंगा है, उसमें क्या होगा, किण्वन कराया जाएगा जिसमें शैवाल और एल्गी का प्रयोग किया जाता है। वह बहुत खर्चीला है और उसमें बहुत ही उच्च दक्षता चाहिए। देखिए, जैव ईंधन मुख्यतः सम्मिलित बायोमास से उत्पन्न होता है अथवा कृषि या खाद्य उत्पादन या खाना बनाने और वनस्पति तेलों के उत्पादन की प्रक्रिया से उत्पन्न अवशेष और औद्योगिक संसाधन के उप उत्पाद से उत्पन्न होता है। जैव ईंधन में किसी प्रकार का पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होता, किंतु इसे किसी भी स्तर पर पेट्रोलियम ईंधन के साथ जैव ईंधन का रूप भी दिया जा सकता है। इसका उपयोग परंपरागत निवारण उपकरण या डीजल ईंधन के बिना प्रमुख संशोधनों के साथ उपयोग किया जा सकता है। जैव ईंधन का प्रयोग सरल है, यह प्राकृतिक तौर पर नष्ट होने वाला सल्फर तथा गंधक से पूर्णतः, और गंध भी कहें इसको, से पूर्णतः मुक्त है। इथेनॉल का प्रयोग मुख्य रूप से रसायन उद्योगों में, दवा क्षेत्र में कच्चे माल के तौर पर होता है। जेट्रोफा, कुरकास, करंज होगा इत्यादि अन्य खाद्य एवं गैर खाद्य शक्तिशाली जैव ईंधन है। फिर हाल ही में सरकार ने रुको अभियान इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसमें क्या था कि जो होटलों में बड़े बड़े जो जहाँ पर खाना बनते हैं वहाँ पर जो तेल है उसको बार बार जलाया जाता है। अब हो गया है कि जो तेल एक बार जल गया वो खराब हो जाता है, उसको एक अलग से बर्तन में या ड्राम में रख दिया जाएगा और उसका सरकार वहाँ पर ठेका देगी किसी कंपनी को, और क्या होगा कि वो सरकार, वो कंपनी उस सारे जले हुए तेलों को जमा करेगी और उससे ईंधन बनाया जाएगा, डीजल। फिर एक जगह हुआ कि जितने सारे जो कचरे होते हैं प्लास्टिक, उनको प्रोसेसिंग करके उनसे डीजल तैयार किया जाएगा। ये सब क्या है, ये सब जैव ईंधन के ही उदाहरण हैं। जैव ईंधन ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका देश के कुल ईंधन उपयोग में 1/3 योगदान है और ग्रामीण परिवारों में इसकी खपत लगभग 90% है। जैव ईंधन का व्यापक उपयोग खाना बनाने और उष्णता प्राप्त करने में किया जाता है। उपयोग में किए जाने वाले जैव ईंधन में शामिल जैसे कि कृषि अवशेष, लकड़ी, कोयला, सूखे गोबर, जेट्रोफा इत्यादि, ये सब क्या है, ये सभी तो जैव ईंधन ही है ना। तो क्लियर हो गया। तो आज हम लोग क्या देखें, तो आज हम लोगों ने देखा कि भारत में गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम लोग जान लिए और उसकी संभावना भी देख लिए। जैसे उसमें क्या देखे आज हम लोग, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन इत्यादि। क्लियर है। अगले बार मिलेंगे तो किसी एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।